नमस्कार सर। नमस्ते। संजय जी को हमारे इस शो में स्वागत है। हमारे साथ संजय जी हैं और पूर्व में संजय सर समाजवादी पार्टी, फिर कांग्रेस, काफी अच्छा अनुभव है और सर की अब अपनी खुद की पार्टी है। और संजय सर की जो बातचीत है, जो अनुभव है, और आप जब स्पीच सुनेंगे तो स्पष्ट मिलेगा। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात है कि इंसान का नेचर और किरदार क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूं, मैं किसके लिए सोचता हूं, मेरा इरादा क्या है। इनकी ये बातें जो है मुझे शुरू से ही स्पष्ट आई कि रवि जी ये चीज हो सकता है, रवि जी ये नहीं हो सकता है, तो स्पष्ट इन्होंने क्लियर कर दिया है। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे लगी। और आज हम संजय सर को निमंत्रण दिया है दूरदर्शन न्यूज प्लेटफॉर्म पे। आयुष्मान योजना, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य को लेकर के एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो आम जनता के लिए, और जो गरीब जनता है उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी इंश्योरेंस जो कम खर्च में सुलभ तरीके से उनको मिल पाए। जिनके पास व्यवसाय है, जिनके पास पैसा है, वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन एक आम नागरिक को कैसे मिले सुरक्षा, मेडिकल फैसिलिटी, उसकी चिंता करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना की घोषणा की। अब तक 8.35 लाख कार्ड बन चुके हैं, यानी 8.35 लाख कार्ड इशू किए जा चुके हैं। कई राज्यों ने, कई पार्टी ने इसका विरोध किया था और अपने राज्यों में लागू नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री के पिछले 5 साल कार्यकाल के बाद और दूसरे कार्यकाल में कुछ राज्यों ने धीरे धीरे इसको लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें मुख्य बड़ी राज्य जो है बंगाल और दिल्ली, ये रहे हैं और भी रहे हैं, लेकिन इनका जिस ढंग का रवैया रहा कहीं न कहीं चिंताजनक था। और देश के लिए योजना लाई गई थी, मध्यम परिवार से नीचे के लिए योजना लाई गई थी, और कहीं न कहीं उपयोगी है। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री से ये साफ कहा है कि देश की जनता को इस योजना के अंतर्गत मेडिकल इलाज सुविधा दिया जाए। तो कहीं न कहीं सभी विपक्ष पार्टी के अब दिमाग से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जब सोनिया गांधी ऐसी बड़ी और पुरानी पार्टी इन बातों पे जब आती है, इसका मतलब कहीं न कहीं ये योजना बनाई गई थी, उसमें कुछ तो सच्चाई थी, कुछ तो ईमानदारी रही होगी वर्तमान सरकार की, जो सरकार ने योजना लेके आई थी। लेकिन जब विरोध करते हुए नजर आए कुछ पार्टी कुछ स्टेट में, तो किस भावना से विरोध कर रहे थे, ये सोचने वाली बात है। कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेरित होकर के इस योजना का उन्होंने उल्लंघन किया और उसका खामियाजा उन्हें खुद बाद में भुगतना पड़ा, और बाद में कुछ समय अंतराल, कुछ साल अंतराल उस योजना को लाना पड़ा। और सीधे हम जानते हैं कि जो 8.35 लाख जो आयुष्मान योजना का कार्ड बन चुका है अब तक, क्या ये उपयोगी था तभी बन पाया? सीधा संजय सर के पास जाते हैं और इनसे जानते हैं कि इस योजना में खामियां हैं या लाभ ही लाभ है। अगर खामियां हैं तो सुधार की जरूरत है। हमारे साथ संजय अग्रवाल सर हैं और सर से निवेदन हम करेंगे हाथ जोड़कर कि सर इस योजना पर ईमानदारी पूर्वक, बिना किसी पक्षपात के, देश हित में जो सच्चा बयान है वही देंगे आप। अभी आपने ही मुझसे ही बताया रवि जी, आपके पास जो आंकड़े हैं आयुष्मान योजना के, उसमें अभी तक कितने लोगों ने आयुष्मान योजना कार्ड बनवाया है? जी, कितने लोगों ने बनवाया है कार्ड? 8.35 लाख। जी, तो ये 135 करोड़ जनता का देश, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही से मान लिया कि 80 करोड़ आदमी हमारे यहाँ गरीब है, जिसको पीछे उन्होंने स्पेशल पैकेज के तहत 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल उन्होंने दी थी, आपको पता ही होगा। और ऐसे में लगभग 9 लाख आदमी का आयुष्मान योजना का
कार्ड बनवाना, यह इस बात का द्योतक है कि लोगों की विश्वसनीयता आयुष्मान योजना के प्रति अभी तक हमारी केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार जहां पे भी ये लागू है, ये स्थापित नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्या कारण है? क्योंकि सबसे बड़ा होता है जनता का भरोसा। जनता का भरोसा जिस चीज में होता है, जनता का भरोसा प्रधानमंत्री जी के ऊपर था, तो उन्होंने कहा कि ताली और थाली बजाने से और टार्च और मोमबत्ती जलाने से अध्यात्म क्रिएट होगा और कोरोना भाग जाएगा, जो आज तक हमारे संपूर्ण भारतवर्ष को कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, और कई जाने पहचाने अपने चेहरे जो है देश से, है ना, मौत के काल में चले गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दूसरी तरफ भारत देश के अंदर ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज लेके आए और वो चीज असफल हो गई। तो पहले से भी हमारे देश में इंतजामात किए गए हैं, सरकार ने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने। हमारे यहाँ भारतवर्ष में ईएसआई हॉस्पिटल्स बने हुए हैं और लगभग, जो मेरी जानकारी है, लगभग 60,000 करोड़ का बजट ईएसआई हॉस्पिटल के निर्माण और उसकी देखभाल और इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह के लिए प्रस्तावित रहता है। अब घट बढ़ गया हो तो अभी वर्तमान का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है। और मेरी जानकारी में ईएसआई कार्ड जिनके भी गरीब लोगों के बने हुए हैं, वो ईएसआई हॉस्पिटल में जब जाते रहे तो उनको वहां पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती रही। और सारे ईएसआई हॉस्पिटल को आप पूरे भारतवर्ष में चेक करें तो वहां पे पर्याप्त मात्रा में भीड़ रहती है, और उसको देखा, जहां भी भीड़ रहती है इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां इलाज हो रहा है। अव्यवस्था की शिकायत की जा सकती है, लेकिन व्यवस्था काम कर रही है, यह भी इस बात का द्योतक रहता है। अब ऐसे में नई आयुष्मान योजना लेके आना और उस पे लोगों की विश्वसनीयता नहीं बन पाना, इसके लिए ये कार्ड जिन्होंने बनाया है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या खामियां हैं, इस पे भी बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन यह आज का विषय नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए क्या है कि जब भी आप सेवा को राजनीति से प्रेरित करेंगे, रवि जी, जब भी आप किसी भी सेवा को राजनीति से प्रेरित करेंगे तो वो सेवा जो है छिन्न भिन्न हो जाती है और उसका सही परिणाम नहीं आ पाता है। कहते हैं जिसकी नीयत बहुत अच्छी उसकी बरकत बहुत अच्छी। ये बात तो आपने सुन रखी होगी बुजुर्गों से। जी हाँ, जी हाँ। तो अब किसी भी, वैसे तो देखिए क्या है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या प्रदेश सरकार हो, कोई भी कार्य जब भी सरकारी योजनाओं के तहत करती है, मैं समझता हूं अपनी फोटो लगाती है, उसका अधिकार क्षेत्र हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी सेवा के कार्य में आप जाते हैं और उसमें आप अपनी फोटो लगाते हैं, तो यह बात भी इस बात को, आपकी विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं, आपकी सोच को दर्शाती है कि आप अपनी फोटो लगा करके लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो यह सेवा का कार्य नहीं। जैसे किसी एक आदमी ने एक वृक्ष लगाया और उसकी फोटो डाल दी, तो यह विज्ञापन में आता है। मैंने रेडियो मिर्ची, रेडियो नशा, कौन सा ये जो आपका ये बजता है दिल्ली एनसीआर में, मेरी आवाज आती थी, भाइयों बहनों, मैं संजय अग्रवाल, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आओ हम सब मिल करके एक एक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को खुशहाल बनाएं। ये पेड़ व्यवस्था होती है। किसी हमारे सहयोगी ने पैसे दिए और वहां पर वो हमारी वॉइस में ये बजता रहा, ये काफी लंबे समय तक बजता रहा और लोगों में हमने पर्यावरण का एक मूवमेंट चलाया, एक जागृति फैलाई। इसमें हमारी नीयत ये दर्शाती है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हमको कोई इसके लिए अलग से हमको कुछ मिल नहीं रहा है। हमने पर्यावरण के लिए स्टार्टअप ग्रीन गुजरात किया। हमने वहां कहा भाई आओ हम सब मिल करके 1 करोड़ वृक्ष लगाते हैं, प्रयास करते हैं वृक्षारोपण का। कोई भी आदमी, किसी को पता है, जैसे हमने 20 करोड़ वृक्ष लगाने का
हमारे अखिल भारतीय व्यापार महासभा संगठन ने प्रयास किया, हमारा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भी ऑक्सीजन की अनुपलब्धता कम हो रही है, उपलब्धता इसके लिए अब फिर से ऑक्सीजन बढ़े इसके लिए प्रयास कर रही है। तो हमने कहा और वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षारोपण दिवस मनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप शुद्ध मन से, शुद्ध अंतर मन से, आप ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब हमें किसी भी प्रकार का जब कोई संकल्प दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई मैं शुद्ध अंतर मन से, ठीक है ना, हाँ, पूरी ईमानदारी से इसका अनुपालन करूंगा। कोई भी जिम्मेदारी होती है, जब भी कोई पार्टी बनती है तो ये कहा जाता है कि भाई मैं धर्म निरपेक्ष पार्टी बनाकर रखूंगा, पंथ निरपेक्ष पार्टी बनाकर रखूंगा। लेकिन आज की तारीख में पार्टियां खुलेआम जो है जातिवाद के नाम पे और धर्म और पंथ के नाम पर राजनीति करती हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेते तो बहुत अच्छा रहता। तो ये जो योजनाएं हैं, इसकी व्यवस्था कौन सी स्टेट, फिर तो क्या राजनीति है आज की तारीख में, जब जोड़ तोड़ की राजनीति है। आप जब हमारे यहाँ का जो सैद्धांतिक जो कहते हैं ना, हमारा जो लोकतंत्र के ढांचे में इसको रोक नहीं पा रहा, जो हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, इस खरीद फरोख्त को रोक नहीं पा रहा कि आओ भाई तुम्हारे इतने विधायक हैं, कैसे खरीदे गए, कैसे क्या किए गए, ये आप सब बेहतर जानते हैं। इसके बारे में मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं कैसे ये गुणागणित ये लोग करते हैं। लेकिन जहां पे देश के अंदर अपनी शासन और शासक के लिए, सत्ता के लिए आप विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, तो वहां पर जब आप इस स्ट्रीम तक कि आप धर्म के नाम पे लड़ाइयां करते हैं, जात के नाम पे लड़ाइयां करते हैं, राजनीति से इतने ज्यादा उत्प्रेरित हैं, आप इतने ज्यादा उत्प्रेरित हैं कि आपको पता है, आपके पास पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल आपके पास जानकारी है, आप लोग सारे लोगों से बात करते रहते हैं, सारे आपके पास विज्ञान है, सारी व्यवस्था है, सारी मेडिकल साइंसेज हैं, सारा आयुर्वेद है। इसके बावजूद भी आप चुनाव आयोग और आप स्वयं सरकारें और स्वयं जो है पार्टियां जो लड़ने वाले हैं, ऐसे कोरोना काल में भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में नियत में कितना बड़ा दोष है। और यही दोष हमारे यहाँ पे सरकार, जब कोई पॉलिसी एक आदमी लाता है, दूसरा आदमी उसमें रोका टोकी करता है, जनता को नहीं देख रहा कोई, जनता का लाभ कहां है। आदमी ये देख रहा है दो चीजें, पक्ष कहां जा रहा है, विपक्ष कहां जा रहा है। अरे मेरे भाइयों, जरूरत कहां जा रही है। आज क्या है, देश को किसी भी राजनीतिक दल ने देश को अपने हिसाब से चलाया है, जनता के हिसाब से रहने की व्यवस्था, जनता के हिसाब से फैसिलिटीज, गुड गवर्नेंस, उसके लिए देश नहीं चलाया। तो ये सब जो है ना, कहते हैं कि हम खुद सुधर जाएं तो जग सुधर जाए, जब हम ना सुधरें। तो ये जो आपकी बात का जो सारांश है, वो इस निष्पक्ष सारांश ये है कि आपसी झगड़े छोड़ करके, आपसी भेदभाव छोड़ करके, आप अच्छा काम करो आपको सैल्यूट, आप बुरा काम करो आपका विरोध। कोई अच्छा काम करे, एक्स वाई जेड कोई अच्छा काम करे, उसको सराहो, उसकी सराहना करो। तो किसी भी अच्छे कार्य की अगर हमारे देश में सराहना शुरू हो जाएगी और गलत काम का विरोध शुरू हो जाएगा, तो ये जो विषय है जो कि ये क्यों लागू नहीं हो पाई, क्यों नहीं क्या हो पाया, ये सब विषय जो है हमारे यहाँ, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देश सुधर जाएगा। संजय सर, एक चीज आप हमें बताइए कि इस तरह की योजना का फायदा देश के हर एक नागरिक के लिए होना चाहिए, चाहे उसकी पात्रता कुछ भी हो, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो। जब देश हित की बात है और मेडिकल सुविधा की बात है, तो क्यों ना भारत सरकार को पूरे देश में मेडिकल व्यवस्था फ्री कर दी जाए। देखिए, कोई भी इंसान बीमार पड़े और सीधा हॉस्पिटल में जाए और इलाज ले, क्योंकि भारत का नागरिक है और सब लोग टैक्स भरते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में तो सरकार को सारी सुविधाएं सरकार कर रही है। तो ये जो इंश्योरेंस लो, पॉलिसी लो, आई कार्ड बनाओ, ई कार्ड बनाओ, आधार कार्ड लेके जाए और इलाज ले, चाहे वो इलाज कोई भी हो, ऐसी क्या सुविधा नहीं की जा सकती क्या? बिल्कुल, आप तो मेरे शब्दों को दोहरा दिया, मेरे मन को छू लिया आपने रवि जी। आपने सुना होगा सैकड़ों नहीं हजारों बार मैं जनसभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अपनी जनता के बीच में, अपने सर्किल में, हमेशा मैं इस बात को कहता हूं। और सबसे अच्छी सौभाग्य की बात है कि 13 अक्टूबर को 2020 को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड होकर के भारतीय स्वदेशी कांग्रेस
पूरे राष्ट्रीय स्तर पे आप लोगों के साथ में जो है जनता के हक में लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए मौजूद है। और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का जो हमारा मुख्य एजेंडा है, हमने जो पार्टी बनाई क्यों है, उस मुख्य एजेंडे में हमारे सबसे पहले यही आता है कि भारत देश के अंदर स्वदेशी स्वराज की स्थापना करना और प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराना। और यह होगा कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि जब धर्म जात पात से ऊपर उठ करके, मैंने कहा है कि भारत देश में देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों मिलकर रहेंगे, डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। आप जब अच्छी तरह से यहां देश की जनता स्वदेशी स्वराज की स्थापना को समझ लेगी तो ये देश में खुशहाली अपने आप आ जाएगी। और जो अर्थ की बात की है, मैंने आर्थिक व्यवस्था की बात की है, तो मैंने उसके लिए कहा है कि मेरी सरकार प्रदेश में बनेगी या देश में बनेगी। आपके भाई संजय अग्रवाल की सरकार प्रदेश से बने, देश में बने। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार, सुन लीजिए पूरी बात हो जाने दीजिए, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार जब भी बनेगी, हमारा मुख्य एजेंडा है रोजगार गारंटी विधेयक। रोजगार गारंटी विधेयक हम लेके आएंगे, यह हमारा संकल्प है, यही इसी से हमारी परीक्षा है हमारी सरकार बनते ही। और इसमें हम क्या दे रहे हैं, इसमें 3 मुख्य चीजें हम दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं, हम इसमें क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे देश का मजलूम से मजलूम, मजबूर से मजलूम, गरीब से गरीब आदमी, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का, वह टैक्स देता है। कोई भी आदमी है, आपकी बात पूरी हो जाएगी, टैक्स देता है। और जब वो टैक्स देता है तो बदले में हम क्या देते हैं? तो 3 चीजें सरकार की ड्यूटी होगी, मतलब हमारी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की ड्यूटी होगी। हम इसको संकल्प के साथ कहते हैं। पहली, रोजगार मुहैया कराना। आदमी को चाहे नौकरी दे, चाहे उसको रोजगार मुहैया कराए, चाहे उसको स्टार्टअप करे, चाहे उसका जो है जो धंधा व्यापार है उसको एनपीए को रिस्ट्रक्चर करे, चाहे उसको नया शुरू कराए, कैसे कराए, वो सारी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, नंबर 1। और नंबर 2, प्रत्येक नागरिक का भारत देश के अंदर अधिकार बनता है कि वो उसको मुफ्त में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं उसको समानता के आधार पे उसको मिले। और ये जो जितने भी कालाबाजारी है, जितना भी गोरख धंधा है, या जितना भी 2 रुपए की चीज है 200 में बेची जाती है, 2 रुपए का इलाज है 2000 में किया जाता है, 2000 का इलाज है 20 लाख में किया जाता है, इसके लिए रेगुलेटरी स्वास्थ्य कंट्रोल अथॉरिटी की स्थापना भारतीय स्वदेशी कांग्रेस करेगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी की हम स्थापना करेंगे तो हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हो जाएंगी सबके लिए। कोई ये सारा जो है सरकार जो है, जब सरकार हमारी पब्लिक प्रॉपर्टियां बेचने का अधिकार रखती है, अब देखिए ना हमारे देश में पब्लिक प्रॉपर्टियों को बेचा जा रहा है, वो सरकार की अथॉरिटी आती है, जबकि सरकार इसकी सिर्फ मात्र केयर टेकर होती है, जनता की केयर टेकर होती है, सेवा करने के लिए, कार्यों के क्रियान्वयन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अथॉरिटी बन गए, आपने ये बेच दिया, ये घटा दिया। तो ये व्यवस्था हम करना चाहते हैं। तीसरी, भारत देश के अंदर जितना भी शिक्षा व्यवस्था है, प्रत्येक आदमी को 0 लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक, प्रोफेशनल एजुकेशन तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक मुफ्त में सरकार पढ़ाएगी, उच्च व्यवस्था सरकार करेगी। और आप देख लीजिए, जब ये सरकार व्यवस्था करने लगेगी, कहते हैं ना, जब सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा, तो तनख्वाह नहीं दे रही है, तमाम पैसे काट रही है। लेकिन जब जनता के पास पैसा नहीं आ रहा तो सरकार उसको सुध बुध नहीं है, बिजली का बिल देना ही पड़ रहा है, ठीक है, पेट्रोल डीजल देना ही पड़ रहा, महंगा और कर दिया गया है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन संकल्प है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का कि हम देश ना बिकने देंगे और देश को एक खुशहाल भारत जरूर बना के रखेंगे। प्रत्येक आदमी की पॉकेट में दोबारा से हम जेब मजबूत करेंगे। जिस दिन हम जेबें मजबूत कर देंगे देश के अंतिम व्यक्ति तक की, प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक की, जब देश में जेबें मजबूत कर देंगे, तभी हमारा देश सोने के चिड़िया दोबारा बनेगा और तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। ये संकल्प भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का है, आपके भाई संजय अग्रवाल का, हम पूरा जरूर करेंगे। सर एक हमारा और क्वेश्चन है, क्या लगता है कि देश में कोई भी पार्टी हो, केंद्र सरकार के द्वारा अगर योजना बनाई जाती है, सभी राज्यों के लिए होता है,
क्या राज्य सरकार किसी भी योजना को अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर रोक रही है तो वो देश हित में और जनहित में वो गलत माना जाए? क्या उनके ऊपर देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए? कोई भी योजना केंद्र सरकार जनता के हित में लगाती है तो बहुत ही शुद्ध मनोयोग से, मैंने पहले भी कहा कि शुद्ध अंतर्करण से जनता का उसमें लाभ है। आप इसका परीक्षा कर ले, इस पे खुली चर्चा कर ले। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है, जब भी कोई योजना लागू होती है उस बैठक में खुली चर्चा कर ले और उसको आजकल तो सब डिजिटल मीडिया का जमाना है, ठीक है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेज चलती है, आप अपनी बात को रखें, इस पे बहस हो सकती है, इस पे चर्चा हो सकती है, इस पे सुधार हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत से तो अच्छी चीज है, जनता के हित में है तो उसको लागू होना चाहिए, लेकिन जनता के हित में है या जनता के हित में नहीं है, जैसे अभी किसान बिल लगाया गया, इतना आंदोलन चल रहा था, अभी तक आंदोलन चल रहा है पूरा देश में, बीच में लोगों ने किसान बिल के नाम पे अव्यवस्था भी फैलाई, पीछे 26 जनवरी को बड़ा दुखद सीन देखने को मिला हम सबको। तो ये किसी ने बताया ना आपको, किसी ने आपको कुछ बना दिया है, जनता ने आपको चुन लिया है, तो आपके अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप सरकारी प्रॉपर्टी बेच दे या कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी व्यवस्था या कोई ऐसी योजना जनता पे थोपे जो आपको सही लगती हो, जनता को गलत लगती हो, तो वही संघर्ष होता है। मैं चाहता हूं कि कोई भी योजना लगाने से पहले मन की बात कर ली जाए। मन की बात तो पिछले 7 साल से बहुत अच्छी तरीके से देखी जाती रही है, सुनी जाती रही है, सुन करके लोगों ने उसमें से अपनी चीजें क्या किया क्या नहीं किया सब ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये सब बातें जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई लागू करती है, एक बार मन की बात में रख दे और उसका एक पता कर ले भाई, सर्वे करा ले कि फायदा है कि नुकसान है, क्या है, पक्ष है कि विपक्ष है। यहां होना वही चाहिए जो जनता चाहती है। और जब रोजगार गारंटी विधेयक लग जाएगा तो रोटी कपड़ा और मकान, जरूरतमंद सारी व्यवस्थाएं, ये वो सब हो जाएगा। आप हमारे यहाँ क्या होता है, एक योजना 2014 में लागू की आपने, अभी उसको आपने पीछे 4 महीने पहले फिर लॉन्च कर दिया। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। आपकी योजना मेरी फोटो लग गई, आपकी योजना तेरी फोटो लग गई, ये फोटो वाला खेल अच्छा नहीं है। जनता का हित सर्वोपरि, व्यक्ति का विकास करो, व्यक्ति का निर्माण करो, राष्ट्र का निर्माण करो, वही तभी अच्छा हो जाएगा सब। और जैसे प्रदेश भी मांगते हैं पैसा, कहते साहब बाढ़ आ गई, साहब कोरोना आ गया, साहब ये आ गया, साहब वो आ गया, अब ईंधन दो, पैसे दो, बजट दो। तो ये दोनों पक्षों का नियम होना चाहिए, दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि आपको इस बात को कैसे बहुत अच्छी तरीके से इसकी कंप्लायंसेस करें जिससे जनता का हित हो सके। आपने किसान की बात की, इसलिए मैं इस मुद्दे को ला रहा हूं। प्रधानमंत्री द्वारा किसान को लेकर के 1 साल में 6,000 की योजना शुरू किया गया था। हर 4 महीने पे 2,000 रुपया किसान को किस्त जाएगा। पहली बार आजादी के बाद किसान के खाते में सीधी राशि जाने की बात की घोषणा हुई और कहीं न कहीं वो चीज नजर आई और लोगों ने ये माना, किसानों ने माना कि चलो कोई तो सरकार आई जो हमारे खाता में सीधा अमाउंट भेज रही है। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि 1 रुपए में 15 पैसे जमीन तक पहुंच पाते हैं। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, फिर आप ही से सारी चीज लूंगा। तो आज जो 6,000 वाली योजना है कहीं न कहीं सफल होती हुई दिख रही है। और आप यूपी में 325 और कई बंगाल में ममता बनर्जी ने लागू नहीं होने दिया आज तक किसान योजना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं किसान ही नहीं है, जबकि दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसान बिल पे सरकार के साथ आती है, शिवसेना सरकार के साथ आती है और वहीं पंजाब में विरोध करती है। एक पार्टी के अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। योजना जब किसान के लिए हो तो लागू ना करो, दिल्ली में धरना प्रदर्शन में आप उसको सपोर्ट करो और जब बिल आए तो आप उसके विरोध में वोटिंग करो। क्या लगता नहीं है कि यहाँ की राजनीतिक पार्टी जो है राज्य के हिसाब से टेस्ट बदल जाता है? अब देखिए, सुनिए, प्रत्येक गांव का अंतिम व्यक्ति तक, अर्थात प्रत्येक अंतिम किसान तक अगर आपकी किसी भी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा
अनवरत नहीं पहुंच रहा, तो ये क्या है? ये आपकी योजना के डिफॉल्ट्स हैं। आप ये बताइए रवि जी, आप किसान हैं? आप किसान हैं? जी हाँ है, हमारे पास जमीन है, खेती आपको होती है। पैसे मिले? आपके खाते में पैसे आए? हाँ, उसमें एक कमियां थी, मैं वो भी स्पष्ट कर दूं कि अगर मेरे पिताजी के नाम पे जमीन है, अगर दादाजी के नाम पे जमीन है, अगर हम उसे आपस में बंटवारा कर और उसको अपने नाम से हमने ट्रांसफर नहीं लिया, तो एक ही आदमी के नाम से जाएगा वो पेमेंट। तो ये कमियां हैं कि हम मेरी बात, जमीन मालगुजारी सरकार को नहीं भर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपने कागज पत्र और अपने नाम से जो खेती कर रहे हैं उनके नाम से ट्रांसफर हुआ है, उनके खाता में अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं। कमियां किसानों की भी है, वहां के जो वीडियो ऑफिसर है उनकी भी कमियां हैं, दाखिल खारिज के भी बहुत सारे मामले हैं सर, देखना पड़ेगा थोड़ा सा कहीं। वो एक अलग विषय। दाखिल खारिज में तो नाम चढ़ गया, जिसके नाम पे चढ़ गया उसको मिलना चाहिए। मुद्दा यह है कि प्रत्येक अंतिम किसान तक को वो धनराशि पहुंचनी चाहिए। पहले इस पे चर्चा करते हैं, फिर इसकी उपयोगिता पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है, मैं स्वयं एक किसान हूं, ठीक है, मैं खुद एक किसान हूं। मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत सी योजनाएं आई गई हैं और छोटे मोटे पैसे आए भी हैं, लेकिन जैसे ये जो सब पैसे हैं जो आप बता रहे हैं, ये हमारे खाते में नहीं आए, ठीक है, और ये बहुत से लोग हैं जिनके खातों में नहीं पहुंचे। और वहां पर अगर लेखपाल को, कानूनगो को, तहसीलदार को कहा जाता है, तो उसके बावजूद भी वो लोग जो है ना 10-10 बार भी निवेदन करने के बाद वो पैसे जो है आपके खातों में नहीं पहुंचाते। बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो ऐसे लोगों की सूची मंगाई जा सकती है जिनको पैसे नहीं मिले हैं, उनसे टेलीफोन में बात करके उनके उनके नाम दिए जा सकते हैं कि भाई फला फला के पैसे नहीं आए हैं, वो पैसे आपको दिलाने का कष्ट कर सकते हैं आप। तो लेकिन ये 2,000 रुपए, 6,000 रुपए किसान को देने से, या किसान बिल लगा करके किसान की जमीन को किसी कॉर्पोरेट हाउस के हवाले करने से, लॉन्ग टर्म लीज कराने से, या जो भी आप करवाना चाहते हैं, हो सकता है बहुत सा बातें देश में भ्रम में हो, बहुत सी अफवाहें भी हो सकती हैं, बहुत से लोगों ने किसान बिल पढ़ा ही नहीं है, लेकिन किसान जो अपनी जमीन है, पहली बात तो भारत देश के अंदर इतनी अच्छी जमीन है, बहुत जमीन तो पुरानी रियल एस्टेट योजनाओं के अंतर्गत हमारे सर माफी किसानों की चाहूंगा, जमीनें खराब मैं कर दी गई। आपसे निवेदन इसको करूंगा। एक आधा मिनट में पूरा करता हूं। हाँ। लेकिन 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 हमारे देश के अंदर किसान की जमीन किसान ही करे, उसकी उत्पत्ति बढ़ाने में, उसको ट्यूबवेल मुहैया कराने में, उसको अच्छे बीज कराने में, अच्छी टेक्नोलॉजी कराने के लिए एक भी किसान मेरे आसपास का मैं देख लेता हूं, हमीरपुर का, कभी कोई अधिकारी आया क्या? इतना बड़ा कृषि विभाग है, उसके अंतर्गत इतने सारे ढेर सारे उपक्रम है, राज्य इतना सरकार बड़ा काम ना करे, कोऑपरेटिव चाहे है, किसी की भी सरकार हो, राज्य सरकार तब का काम है कि केंद्र की योजना को ग्रामीण के एक एक किसानों तक पहुंचाने का काम। इसीलिए रवि जी, मेरी सरकार बनेगी, भारत देश में हमारी, आपकी, हम सब की स्वदेशी सरकार जब बनेगी, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार जब बनेगी, तब ये काम जनता का एक एक करके होगा। यही हमारा संकल्प है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आयुष्मान योजना आप कितना सफल मानते हैं और कितना विफल मानते हैं? मैंने तो आपको जब बता दिया, 135 करोड़ में जब 80 करोड़ आदमी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गेहूं, चावल और दाल दे दी, तो ये आंकड़े तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे होंगे कि 80 करोड़ आदमी हमारे देश में गरीब है। मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास वो व्यवस्था भी नहीं है। तो उस हिसाब से 80 करोड़ भाई बंधु बच्चे, और कहां पौने ये 8.5 पौने 9 लाख जो आपने बताया, आप इसका उत्तर स्वयं सोचें। आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं, इसको आप तय करें कि सफल है कि असफल है। बाकी मैं ये कहूंगा कि किसी भी तरह की जनता के हित की सच में शुद्ध अंतर्करण से कोई भी योजना बनाई जाए, चाहे देश बनाए, चाहे प्रदेश बनाए, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए, चाहे प्रदेश सरकारें बनाए, उसको लागू होना चाहिए
और सही तरीके से उसकी कमियों को दूर करते हुए मेरे देश की जनता को लाभ पहुंचना चाहिए। हमारे साथ संजय अग्रवाल जी थे, जो हम इन सारे मुद्दों पे अपनी बात को स्पष्ट लफ्जों में रख रहे थे, और इनका कहना है कि हम देश हित की पार्टी बनाए हैं, स्वदेशी इनका शब्द है, और कांग्रेस जो आजादी से पहले से ये कांग्रेस शब्द का प्रयोग होता था, और इस नाम के ही पार्टी ने देश में सबसे बड़ा और सबसे लंबा कार्यकाल रहा, कई प्रधानमंत्री दिए देश को इस कांग्रेस पार्टी ने। उसी पार्टी से संजय जी भी आते हैं, लेकिन इनको लगा कि कहीं न कहीं इस पार्टी में भी कुछ कमियां हैं, इसलिए इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिनका नाम रखा। 30 साल भाजपा में रहा हूं, 30 साल मैंने अपनी जवानी का सबसे बड़ा समय भाजपा में दिया है। कांग्रेस में तो मैं बहुत छोटे समय रहा हूं, 8 मार्च 19 से 23 अगस्त 2020 तक रहा हूं, लेकिन भाजपा में बचपन से लेकर के। कुलदीप, तो आप सुन रहे थे संजय अग्रवाल जी को। इनका कहना है कि हम बीजेपी में रहे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अब भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। तो हो सकता है किसी नेटवर्क टेक्निकल कारण से संजय अग्रवाल जी का संपर्क टूटा है, और बातचीत के दौरान हम इंतजार कर रहे हैं उनका कि हम उनसे आखिरी देखिए कनेक्ट हो गए, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रहे हैं। और एक अच्छी बातचीत थी, उन्होंने हमने सारी राय मांगी, लेकिन बीच में हम थोड़ी सी मुद्दों से भटक गए, किसान पे हम चले गए। दरअसल आयुष्मान योजनाएं कोई भी खराब नहीं होती है, सरकार काफी सोच समझ के लाती है। हाँ, जब ये जमीन पे आती है तब इसमें कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश नजर आती है, और सरकार को भी इस चीज का एहसास होता है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। और मैं मानता हूं इस चीज को कि जब मैं देश में रहता हूं और हम टैक्स भरते हैं, तो सरकार द्वारा किसी भी तरह की योजना लाई जाती है, जो टैक्स भरता है, जो भारत का नागरिक है और वोट डालता है, यहाँ का आधार हमारा है, तो हमें हर एक तरह की योजना का फायदा मिलना चाहिए। चाहे हम यहाँ रहते हैं, हम कमाते हैं, हम यहाँ खाते हैं, हम सरकार को टैक्स भरते हैं, और हमारी प्राथमिकता तो सबसे पहले बनती है कि जो टैक्स भरता है उसे ये सुविधा पहले मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार मध्यम परिवार से जो नीचे जो टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, उनके लिए भी योजना लाती है, उनके वो भी अपनी स्थिति को संभाल पाए, और उनके लिए भी जो सुविधाएं हैं वो सरकार दे पाए। तो सरकार अपने तरीके से सोचती है, लेकिन जनता भी अपने अपने तरीके से सोचती है, और उसको कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं योजना की सफलता और विफलता की हम बात करते हैं, तो कमियां हैं, बदलती रहेगी, सुधरती रहेगी, लेकिन राजनीतिक इस तरह की योजनाओं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य योजना है और इसका फायदा जो देश के आम नागरिक को मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। सरकार कोई भी हो, ऐसी योजना लाती है तो उनका स्वागत करना चाहिए। मैं डीडी गुजरात न्यूज से रवि नीरज, और मैं भी चाहूंगा इस तरह की योजना देश हित में आती रहे और जनता को इसका फायदा मिलता रहे। हमारे साथ थे संजय अग्रवाल जी, और उन्होंने अपनी बात को रखी, और हम फिर नए चेहरे के साथ अगले नए विषय पे हम फिर आपके साथ आपके सामने लाइव आएंगे, और इसी प्लेटफॉर्म पे फिर मिलते हैं। अब के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।